1999 से एक शुरुआत हुई पूरे विश्व में। वो शुरुआत हुई वर्ल्ड हार्ट डे की, यानी विश्व हृदय दिवस। इसका मकसद ये था कि लोगों को जागरूक करना कि आप अपने दिल की सेहत का ध्यान कैसे रखें, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे अपने दिल में अगर जरा सी भी कुछ ऐसा महसूस होता है जो चिंता बढ़ा देता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हार्ट फेल होने वाला है, हार्ट अटैक आने वाला है, कार्डियक अरेस्ट आने वाला है, तो ऐसी सभी स्थितियों से कैसे बचना है और कैसे अपने खान पान, अपने जीवनचर्या में, अब अपने रूटीन लाइफ में आपको परिवर्तन करना है, ये सब इसका मकसद है। तो आज हम इसी खास मौके पर एक बड़े पैनल के साथ लगातार चर्चा कर रहे हैं और आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको अपने दिल का ख्याल कैसे रखना है। तो आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रिंस शर्मा। आप नॉन इन्वेसिव हार्ट कंसल्टेंट हैं अक्षय हॉस्पिटल से। बहुत स्वागत आपका प्रिंस शर्मा जी। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर दिनेश पटेल जी भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर दिनेश न्यूरो सर्जन हैं भगवती हॉस्पिटल रीवा से। डॉक्टर दिनेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रिंस जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि नॉन इन्वेसिव हार्ट कंसल्टेंट अक्षय हॉस्पिटल से आप इस बड़ी भूमिका को निभा रहे हैं, ये किस तरह से काम करता है? और मौजूदा दौर में जो हम देखते हैं कि हार्ट सर्जरी होती है और दुनिया भर की जो आधुनिकता है लोगों के हृदय से संबंधित बीमारियों को दूर करने के लिए, उस स्थिति में आपकी ये विधि कैसे काम करती है? जी धन्यवाद। दरअसल क्या है, अभी नए ट्रेंड में ईईसीपी एक ऐसी पद्धति है जिससे हार्ट को आप अपने बगैर किसी सर्जरी एवं स्टंट के आप इसे ठीक कर सकते हैं। इसे हम समझें कि आपके हार्ट को एक पर्याप्त मात्रा में अगर ब्लड मिलता है तो आपका हार्ट की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है, और जब आपकी हार्ट की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी तो आपके हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन भी बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आपके हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन अच्छा है तो वो पंपिंग बहुत अच्छा करेगा। अगर पंपिंग करता है तो हमारा सिस्टोल ब्लड जो है, जो शुद्ध ब्लड हम जिसे कहते हैं, वो पूरे शरीर में जाता है। जी। तो ऐसा तो नहीं होता कि अगर पहले से ही ब्लॉकेज है तो उस स्थिति में फिर कैसे आप पंपिंग करते हैं? कहीं कोई खतरा तो नहीं रहता है इस टेक्निक से जिसका आप नाम ले रहे हैं ईईसीपी? देखिए, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। इसमें जब हम किसी भी प्रकार का इन्वेसिव नहीं कर रहे हैं, किसी सर्जरी नहीं कर रहे हैं, कोई स्टंट नहीं है, इसमें एक सिंपल सा फार्मूला है। आपका हार्ट जब आराम करता है, हमारा हार्ट क्योंकि 24 घंटे काम करता है, तो उसका एक मोड होता है डायस्टोलिक मोड। उस डायस्टोलिक मोड में हम उसको अगर कहें तो वो आराम करता है। आराम करते समय हम उसे ब्लड ज़्यादा देते हैं। अब आपके पास अगर ब्लॉकेज हैं भी तो वो उन पे इतना प्रेशर नहीं आता है, ना ही कोई तनाव आता है जिससे किसी भी प्रकार का खतरा हो, क्योंकि इसमें एक प्रेशर सिस्टम होता है। जो हमारा नॉर्मली डायस्टोलिक प्रेशर होता है 80 mmHg जी। सो हम लगभग उसी प्रेशर को धीरे धीरे उसको बढ़ाते हैं। सो धीरे धीरे आपके जो आर्टरीज होती हैं वो और खुलने लगती हैं। जी। डॉक्टर दिनेश जी, चूंकि हम दिल की बात कर रहे हैं और लोग आपको सुन रहे हैं, तो लोग ये भी कह रहे होंगे कि दिल की बात में दिमाग का क्या जोर है, न्यूरो सर्जन से हम क्यों बात कर रहे हैं? लेकिन ज़रूरी ये समझाना है कि कई बार दिल पर अगर खतरा होता है तो खतरा ब्रेन पर भी होता है, ब्रेन हैमरेज का भी रहता है। इसलिए आप ज़रा इससे कोरिलेट करिएगा कि अगर हम दिल को स्वस्थ नहीं रखेंगे तो इसका असर हमारे दिमाग पर क्या पड़ सकता है? देखिए, क्या होता है कि बहुत सारे जो बुजुर्ग लोग होते हैं रेगुलर हाइपरटेंसिव दवाई लेते रहते हैं, फिर उनको लगने लगता है कि अब जरूरत नहीं है, हमें ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो गया है। अब कुछ समय के बाद आदमी बंद कर देता है, और जैसे ही वो बंद करता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है और एक एक्सट्रीम लेवल पे जाके ब्रेन की नसें फट जाती है और ब्रेन हेमरेज हो जाता है या इन्फार्क्ट हो जाता है, दूसरा उसका रूप है। अगर हम रेगुलर अपने दिल की सुरक्षा और व्यवस्था पे लगे रहें तो इन सब चीजों से बचा जा सकता है, और हो सकता है कि आपको जिंदगी भर ब्रेन हेमरेज या इन्फार्क्ट ना हो और लकवा आपको ना मारे। हमारे पास रेगुलर मरीज आते रहते हैं कि 6 महीने खाया, साल भर खाया, और दिखाना डॉक्टर को बंद कर दे, चाहे न्यूरोसर्जन को हम लोग को दिखाना बंद कर दें या कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना बंद कर दें, एंड फाइनली फिर से उनको लकवा मार देता है जी। तो रेगुलर चेकअप्स, रेगुलर दवाई, इससे काफी लंबा समय हमारा जीवन का अच्छा गुजरेगा जी। और डॉक्टर साहब, ब्रेन ट्यूमर बहुत एक सुना हुआ शब्द है, एक बहुत ऐसी बीमारी है जो चिंता भी बढ़ाती है और बड़ी कॉमन इन दिनों महसूस की जा रही है। तो ब्रेन ट्यूमर के लक्षण क्या होते हैं, बचाव क्या होते हैं, इलाज क्या होता है, ये सब हम आपसे जानना चाहेंगे। जी, ब्रेन ट्यूमर देखिए ऐसा है कि किसी भी उम्र में, पैदा होते से लेके आखिरी सांस तक कभी भी हो सकते हैं। सबके अपने अपने क्राइटेरियाज हैं। दूसरा ये है कि जब भी कोई नया लक्षण लगे कि हमें मिर्गी का दौरा पड़ रहा है, अचानक से सर दर्द आया,
कहीं हाथ पैर में झुंझुनाहट आ रही है या कोई भी शरीर में नया सिम्टम आ रहा है जिससे लग रहा है कि हमें दिमाग से जुड़ा हुआ है या स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ है, तो हमें तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। उससे सीटी एमआरआई जो भी होंगे धीरे से पकड़ में आ जाता है। यही उसका एक बचाव है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे थीसिस थे या हाइपोथेसिस हैं कि इससे हो जाता है, उससे ज़्यादा कोई कंफर्म नहीं हुआ कि ब्रेन ट्यूमर क्यों हो जाते हैं। इसका इलाज है कि हम जितना जल्दी से जल्दी अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे, समय से जाएंगे, हमारा इलाज अच्छा होगा और हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा। और आजकल किस टेक्नोलॉजी जी। से ज़्यादा इलाज आसान है और लोगों को कम परेशानी उसमें होती है? एंडोस्कोपिक सर्जरी चाहे ब्रेन की हो चाहे स्पाइन की हो, छोटे चीरे होते हैं, मिनिमल इन्वेजिव होते हैं, आदमी को 2-4 घंटे बाद होश में आ जाता है और चलने फिरने लगता है मोस्ट ऑफ द टाइम पे। और प्रिंस शर्मा जी, इनहांस्ड एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन, बिल्कुल। ये ईईसीपी जिसके बारे में आप लगातार जिक्र कर रहे हैं, हम इसके बारे में और जानना चाहते हैं और लोग भी इसको सुनने के बाद उनके मन में बहुत सारे सवाल हैं। सवाल ये भी है कि क्या ईईसीपी थेरेपी बाईपास और एंजियोप्लास्टी सर्जरी से पहले करवाई जा सकती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बेसिकली जब हमें हार्ट की प्रॉब्लम्स होती हैं तो हमें दो चीज़ें कार्डियोलॉजिस्ट सजेस्ट करते हैं। एक या तो स्टंट का सजेस्ट करते हैं या हमें बाईपास सर्जरी करते हैं। तो स्टंट को हम पहले बहुत नॉर्मल तरीके से समझते हैं कि जो हमें प्राथमिक स्टंट लगाए जाते हैं वो एक फॉरेन पार्टिकल होता है, और जब भी फॉरेन पार्टिकल अगर हमारे ब्लड से जब भी जुड़ेगा तो कभी ना कभी वो आपको इन्फेक्शन देता ही। सो अगर आपको स्टंट सजेस्ट किया गया है या बाईपास सर्जरी, तो बाईपास सर्जरी या स्टंट तब लगाने चाहिए हमें या तब कराने चाहिए जब आपके पास कोई और रास्ता ना हो। जब आपके पास ईईसीपी है और नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट है तो मैं बहुत जाहिर सी बात है कि आप इसे सबसे पहले करना चाहिए। नहीं, आपने एक बात कही कि स्टंट से प्रॉब्लम बाद में हो सकती है। किस तरह की प्रॉब्लम होती है? जनरली हमने देखा है कि 30 से 40% पेशेंट्स को एंजाइना पेन बना होता है, और एंजाइना पेन इसलिए होता है ये क्योंकि क्या होता है एंजाइना पेन? एंजाइना पेन आपके हृदय में एक ऐसा तड़क मारता हुआ दर्द होता है जो आपको नॉर्मली आपको पता चलेगा कि वो इस आपके लेफ्ट हैंड की तरफ नीचे उतरता है, दिल से धीरे 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 तड़क मारता है, जैसे बिजली चमकती है, इस तरीके का एक दर्द होता है। तो लोग उसे जनरली गैस समझते हैं या किसी और चीज़ को ये दर्द बिना स्टंट डाले वाले लोगों के लिए भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। उसकी चेतावनी है कि आपको हार्ट अटैक होने वाला है। नहीं, एक बार मुझे हुआ था डॉक्टर साहब, तो मैंने गया था चेकअप कराने, तो सब कुछ ठीक निकला था ईश्वरी के हाँ, मगर कई बार वो गैस के कारण भी हो जाता है। ओके। लेकिन डॉक्टर साहब, एक सवाल और है ईईसीपी जुड़ा हुआ कि क्या ईईसीपी थेरेपी के बाद एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी की आवश्यकता नहीं होती है? देखिए, ऐसा कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि क्या होता है कि ये तीनों प्रोसेस अलग अलग हैं। सो अब अगर आप अगर हार्ट प्रॉब्लम को समझें तो ये लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम है। अगर आप ईईसीपी करा लें, बाईपास सर्जरी करा लें, स्टंट लगा लें, उसके बाद भी अगर आपकी लाइफ स्टाइल सेम की सेम है, अगर उसमें कोई सुधार नहीं है, तो आपको ये तीनों चीज़ें बेकार हैं। जी। और डॉक्टर दिनेश जी, एक सवाल मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ब्रेन हेमरेज की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ब्रेन हेमरेज हार्ट के क्या संबंध है इसके, और इसका कुछ इलाज है जो कॉमन फैक्टर में से काउंट किया जाए? जी बिल्कुल। एक तो लाइफस्टाइल चेंज करने से और रेगुलर ब्लड प्रेशर। देखिए, ब्रेन हेमरेज हमेशा वैसा होता है कि जबकि ब्लड प्रेशर एक एक्सट्रीम 200 से ऊपर जाएगा, 250 से ऊपर जाएगा, तो ब्रेन हेमरेज की संभावना बहुत बढ़ती है। और अगर हमने अपनी लाइफस्टाइल चेंज की है, जैसे कार्डियोलॉजिस्ट जी ने बोला, और ब्लड प्रेशर की रेगुलर दवाई खाएं, तो इससे हम बच सकते हैं और लंबे समय तक बच सकते हैं। जी। इसका इलाज में ये है कि अगर साइज बड़ा है, 3 साइज में हम रखते हैं, स्मॉल, मॉडरेट और लार्ज। लार्ज साइज में यूजुअली सर्जरी की जरूरत पड़ती है और मोस्ट ऑफ द टाइम सर्जरी सक्सेसफुल है। डॉक्टर साहब, एक सवाल और है मेरा कि ब्रेन ट्यूमर अगर हो जाता है तो क्या उसका इलाज ऑपरेशन ही है, दवाइयों से संभव है कि वो खत्म हो जाए? नहीं, मोटे तौर पे इलाज है। दूसरा गामा नाइफ आजकल चल रहा है, लेकिन गामा नाइफ की अपनी एक लिमिटेशन है कि छोटे ट्यूमर्स ही कर सकते हैं, बड़े ट्यूमर्स नहीं है उससे होते हैं। तो ब्रेन ट्यूमर्स का मेजर इशू है सर्जरी। और ट्यूमर्स को हम जैसे डिफाइन करते हैं, तो ट्यूमर्स यानी कि गठान जो आपके दिमाग में नसों के अंदर हो जाए या फिर कहाँ होती है? देखिए, ब्रेन अगर हम ऐसा समझे तो ब्रेन हमारा आइसक्रीम जैसा है। एग्जैक्टली आइसक्रीम, बटर स्कॉच खाते हैं उसी कलर का होता है तो बिल्कुल वैसी होता है, उसी कंसिस्टेंसी में भी होता है, और कभी कभी उसकी कवरिंग्स में हो जाता है, और जो उससे नर्व्स निकलती हैं कभी कभी उसमें हो जाता है। तो तीनों जगह पे होता है ब्रेन ट्यूमर। दो मोटे तौर पे हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं कि एक
फैलने वाला और एक नहीं फैलने वाला। तो जो नहीं फैलने वाले हैं वो सब अधिकतर अच्छे हैं, और एक बार आप ऑपरेट हो जाते हैं तो मोटे तौर पे लाइफ लॉन्ग आप फ्री हो जाते हैं, ट्यूमर फ्री हो जाते हैं। और प्रिंस जी, मैं आपसे ईईसीपी को लेकर लगातार बात कर रहा हूँ। ईईसीपी एक ऐसी, अच्छा ये मुझे एक चीज़ और बताइए कि ये जो तकनीक है इलाज करने की, ये नई है या पुरानी है? देखिए ये 1958 में इसको दो भाइयों ने इसका इजाद किया था, और पहले इसको पानी के प्रेशर से दिया जाता था, और आज ये हर देश में है और इसको एफडीए अप्रूव्ड है। यूएसए एफडीए अप्रूव्ड है। अगर यूएसए एफडीए अप्रूव का मतलब ये होता है कि जो हम कमिट कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कमिट कर रहे हैं। आज का तरीका क्या है इसको लेकर? आज का सिनेरियो भारत के हर एक बड़े शहर बी क्लास ए क्लास शहरों में ये सुविधाएं हैं, बट ये है कि कई कार्डियोलॉजिस्ट या बहुत सारे कार्डियोलॉजिस्ट इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। बट धीरे धीरे इसका सिनेरियो चेंज हो रहा है, लोगों में अवेयरनेस आ रही है, इसके रिजल्ट बढ़ रहे हैं। नहीं, जैसे अभी मैं आपको एक मौका दे रहा हूं कि ईसीपी को आप समझाइए, ये दिल की बीमारी का इलाज करने का एक तरीका है। इस तरीकों को शायद आप नहीं जानते हो। प्रिंस शर्मा जी आपको बताने जा रहे हैं कि ये तरीका क्या है और कैसे आपका दिल अगर ब्लॉकेज से परेशान है तो वो उस परेशानी को दूर किया जा सकता है। डॉक्टर साहब जी देखिए, ये बहुत साधारण सी मतलब तकनीक है। जैसे हम वॉक करते हैं तो वॉक से क्या होता है कि हमारा जो नीचे का ब्लड है, पैरों से जो ब्लड होता है, जिसे हम छोटा हृदय भी कहते हैं, पैरों में हमारे वॉल्व होते हैं और उसे हम हमारी जो काफ होती है नीचे पैरों पे, उसको हम छोटा दिल कहते हैं, और वहाँ से हमारे पास 60 to 70% ब्लड हमारे हार्ट में वहीं से आता है, उन पैरों से ही आता है। जब वो ब्लड अगर हमारे वॉक कम होगी या हमारी लाइफ स्टाइल स्लो हो जाएगी तो वो ब्लड आना कम हो जाता है। ईईसीपी क्या करती है, आपको उसी ब्लड को उसी प्रेशर के अनुसार जब हार्ट में ज़रूरत होती है वो ब्लड आपको पहुंचाती है। अब जब वो ब्लड आपके पास पर्याप्त मात्रा में होगा, इसको ऐसे समझते हैं बहुत साधारण तरीके से कि आपके पास एक पंप है और आपके पास बहुत सारे ऑर्गन हैं, मतलब हार्ट एक पंप हो गया और आपके पास बहुत सारे ऑर्गन हैं, जैसे पेट है, आपके आंखें हैं, आपके, मैं नॉर्मल भाषा में बता रहा हूँ, किडनी है, इन सबको फूड कौन देता है, उनको खाना कौन देता है, और उनका खाना है क्या? तो ये खाना देने वाला जो मशीन है वो दिल है। कई बार ऐसा होता है कि वो सबको खाना बांट देता है मगर वो खुद के लिए भी खाना उसको कम पड़ जाता है। अब जब उसको खाना कम पड़ेगा तो उसके अंदर भी जो मतलब कोलेट्रल्स होते हैं हार्ट में, मैंने पहले भी जिक्र किया था कि हार्ट में दो प्रकार की नसें होती हैं हमारे, मतलब एक होती हैं मुख्य कॉर्नरी आर्टरीज और दूसरा होती हैं कोलेट्रल्स। तो मुख्य कॉर्नरी आर्टरीज जो तीन मुख्य होती हैं, आरसीए होती है, राइट कॉर्नरी आर्टरी, फिर एक होती है एलसीएक्स होती है, सेंट्रल कॉर्नरी आर्टरी, और एक होती है लेफ्ट आर्टरी। तो इन तीनों से ही हमारे हार्ट में ब्लड सर्कुलेट होता है, मगर इसके एक्स्ट्रा अगर आप देखेंगे तो 10,000 आर्टरीज और होती हैं जो बालों से भी पतली होती हैं, जिनमें ना ब्लॉकेज होता है, बस ड्यू टू लाइफ स्टाइल ये डेड होती जाती हैं। किसी के 30 सालों से चालू हो जाती हैं, किसी को 35 सालों से चालू हो जाती हैं। तो आप देखेंगे लोगों में एजिंग जल्दी आ जाती है। उसका रीज़न भी यही है क्योंकि हार्ट की जो स्पंदन हम जैसे कहते हैं, रिदम जैसे हम कहते हैं, धड़कना, हाँ धड़कना, वो रिदम बिगड़ जाती है। अब जब आपकी हार्ट की रिदम बिगड़ जाएगी, आप इसको समझें कि कोई मशीन 24 घंटे या कोई मोटर या कोई पंप 24 घंटे चल रहा है और उसकी अगर रिदम बिगड़ी हुई है तो सब जगह सर्कुलेशन प्रॉब्लम आएगी। मुझसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, कोई मेरे अवगुण नहीं है, उसके बाद भी मुझे डायबिटिक है। तो इसको बहुत अच्छे से समझिए। डायबिटिक कई बार कैसे हो जाती है, वो हमारे आंतों को, हमारे पचाने वाली जो ऑर्गन्स हैं उनको अगर ब्लड या उनका खाना नहीं मिलेगा तो क्या होगा। अगर आँखों को खाना नहीं मिलेगा तो उनको क्या होगा, किडनी को अगर खाना नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगी, उसकी काम करने की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी। तो ईईसीपी क्या करती है, आपके हार्ट में और शरीर का सर्कुलेशन को ठीक कर देती है। हमारे शरीर में बहुत साधारण तरीके से समझते हैं, दो चीज़ मुख्य हैं। पहला सर्कुलेशन है, सबसे ज़्यादा जो हमें इसमें ध्यान देना है कि आप आपके ब्लड के सर्कुलेशन अगर ठीक है। दूसरा है कनेक्टिविटी। अब मतलब दो ही चीज़ों से हमारा शरीर बहुत अच्छे से चलता है। पहला सर्कुलेशन, मतलब हार्ट है तो वो आपको ब्लड सर्कुलेट कर रहा है। कम्युनिकेशन, जैसा दिनेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, न्यूरोसर्जन, और अगर कम्युनिकेशन हमारा दिमाग करता है तो दो ही चीज़ें हैं। इसलिए आज हमने दिल और दिमाग के दोनों के एक्सपर्ट को बुलाया है ताकि लोगों को समझ सके कि दिल का मामला दिमाग से होकर गुजरता है और दिमाग तभी चलता है जब दिल सपोर्ट करता है। डॉक्टर दिनेश जी, सही कह रहा हूं ना मैं? बिल्कुल जी।
और एक चीज और बिल्कुल, समझना बिल्कुल, चाहेंगे, बिल्कुल। क्योंकि आप ब्रेन ट्यूमर की बात कर रहे हैं, ब्रेन हेमरेज की बात कर रहे हैं, स्पाइन से जुड़ी हुई चीजों को भी बड़ा आजकल एक कॉमन बीमारी हो गई है। कमर दर्द, गर्दन दर्द, कभी सर्वाइकल की प्रॉब्लम, जी। कभी इस तरह की प्रॉब्लम के लोगों को उठने बैठने जी, में बिल्कुल। दिक्कत है। सोशल मीडिया का जमाना है, लगातार मोबाइल पर लोग रील देखते रहते हैं, जैसे मैं अभी एक्शन करके दिखा रहा हूँ। तो ये कॉमन जो लाइफस्टाइल है वो कहीं ना कहीं जी। परेशानी का सबब बन गई है। इसका कारण और निदान क्या है? अब हम सब लोग स्क्रीन टाइम हमारा 80% लाइफ का अगर हम ऐसा देखें तो 80% टाइम हमारा स्क्रीन टाइम पे चला जाता है। तो हम यूजुअली झुक के ही देखते हैं उसको, मोबाइल पे देख रहे होते हैं, कभी हम बड़ी स्क्रीन पे नहीं देखते। अगर हम बड़ी स्क्रीन पे देखना शुरू करेंगे तो हमें ज़्यादा फायदा होगा और गर्दन का दर्द कम होगा। दूसरा ये है कि कमर दर्द, यूजुअली आजकल यंगस्टर्स बड़ा जिम जाते हैं, बड़ा अपना रोबोस्टिक लाइफस्टाइल रखते हैं कि हमें बॉडी बनाना है या जल्दी अच्छा दिखना है। यंगस्टर्स इस चक्कर में बहुत सारी चीज़ें, वेट लिफ्टिंग हैवी करने लगते हैं और स्टर्नस एक्सरसाइज बहुत करते हैं वो, और उसके कारण उनको सर्वाइकल पेन, बैक पेन कॉमन हो जाता है, जिसे शियाटिका या डिस्क प्रोलैप्स कहते हैं। हम लोग जैसा आजकल, पहले ऐसा होता था कि बहुत लंबे टाइम तक आदमी इन्हीं दर्दों से जीता रहता था, लेकिन अभी सिनेरियो चेंज हुआ है कि आप अगर बहुत तकलीफ हो गई है, ताकत कम हो गई है, झुंझुनाहट ठीक नहीं हो रही है आपकी, तो टाइमली सर्जरी करा लें एंड विद इन 2-3 आवर्स उसके ऑपरेशन के आप चलने फिरने लगे एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी से, और उससे निजात पा जाइए। तो हम लोग बहुत सारा इस तरह देखते हैं कि अगर 1 महीने का हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है कि मतलब दर्द हुआ और हम नहीं ठीक हो रहे हैं, तो अगर एमआरआई कहता है कि हाँ कोरिलेशन है आपका, तो सर्जरी के लिए हम मूव कर जाते हैं जी जबकि पहले ऐसा था कि साल 6 महीने रुका जाता था और फिर करते थे। जी, ठीक है डॉक्टर साहब, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। प्रिंस जी, मैं आपसे कुछ जी। सवाल पूछना चाहूंगा जल्दी जल्दी कि जी। क्या ईसीपी थेरेपी पैरालिसिस में फायदेमंद है? बिल्कुल। इसको दो तरीके से समझते हैं कि हमारे जो बीपी है, बीपी क्या है? हमारे खून के आने और जाने को, जो शुद्ध ब्लड है वो हमारा सिस्टोल है, और जो अशुद्ध ब्लड है वो डायस्टोल है। तो जो हम बीपी को देखते हैं तो हमारे सभी डॉक्टर्स कहते हैं कि बीपी होना चाहिए आपका 80/120। तो जब 80, अगर हमारा अगर नीचे का ब्लड अगर कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा प्रेशर, तो वो आपको हार्ट में प्रॉब्लम है, और अगर बीपी हाई होगा तो आपके दिमाग में प्रॉब्लम आएगी। अगर ये दोनों को मेंटेन कर दिया जाए तो आपके पैरालिसिस जो पहले हुए हैं या जो हो चुके हैं या होने वाले हैं, अगर आपका बीपी नॉर्मल हो गया या रहने लगा तो आपको पैरालिसिस में बहुत मदद मिलेगी। ये बड़ी बात बताइए, लेकिन क्या इस थेरेपी से कोई दुष्प्रभाव भी है ईसीपी से? नहीं, इसमें किसी भी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव नहीं है। और इससे बाईपास सर्जरी से क्या फायदे होते हैं? देखिए, एक मैं सर्वे है टाइम्स ऑफ इंडिया का, जी। जिसमें ये बताया गया है कि जिनको भी बाईपास सर्जरी अभी तक हुई है उसमें से 5 साल काटने वाले लगभग 45 से 50% लोग ही हैं। तो ये इससे समझ सकते हैं कि बाईपास बहुत रिस्की है। बट तो जब सस्ता क्या है, नहीं, बाईपास या फिर ईसीपी? अब बाईपास सर 2.5 लाख रुपए से स्टार्ट होता है, ईसीपी 60-70 हज़ार रुपये से होती है। और किस उम्र के लोग ले सकते हैं इसको? इसमें 25 साल से लेकर 90 साल तक का व्यक्ति ले सकता है। और कौन सी बीमारियां हैं जिसमें ये मदद करती है? बहुत सारी आपकी एंटी एजिंग में काम करती है। इवन कई स्पोर्ट्स मैन भी इसको लेते हैं, क्योंकि हम लोग देखेंगे एक स्पोर्ट्स मैन 5 साल मेहनत करने के बाद वो स्पोर्ट ट्यूब्स जनरेट कर लेता है दिल में। ये स्पोर्ट ट्यूब से आप देखेंगे कि हमने कई बार देखा किसी धावक को हमसे बहुत ज़्यादा स्टेमिना होता है उसका भागने का, काम करने का, तो उसकी वजह ये होती है कि उसके पास एक उसको स्पोर्ट ट्यूब्स जनरेट कर लेता है वो। और स्पोर्ट ट्यूब्स क्या होती हैं? वो कोलेट्रल्स होती हैं जो हमारे समय के अनुसार मरती जाती, उसी को हम लोग स्पोर्ट ट्यूब्स कहते हैं। जी डॉक्टर दिनेश जी, एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूंगा, आखिरी कोई टिप्स देना चाहेंगे आप लोगों को, क्या करना चाहिए उनको लाइफस्टाइल में? लाइफस्टाइल में रेगुलर हमें एक्सरसाइजेस करनी चाहिए और स्लो प्रोसेस में करना चाहिए। यूजुअली क्या होता है कि जब भी हमें कोई तकलीफ होती है, कमर में दर्द हुआ, गर्दन में दर्द हुआ, तो हम दौड़ने चले जाते हैं, हम तेजी से भागना चलना शुरू करते हैं। इसकी जगह उल्टा करना चाहिए, हमें स्लो प्रोसेस में पहले महीने में हमें 1 किलोमीटर चले, अगले महीने में 2 किलोमीटर चले, हम उसके अगले महीने 3 किलोमीटर चले। स्लो प्रोसेस में हमें सारी चीजें करना चाहिए और रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए। बिल्कुल, इससे हमारे कंसिस्टेंसी बनाए दिल, रखें। दिमाग, हाथ पैर सारी चीजें हमेशा अच्छी रहेंगी। बिल्कुल, आपने ठीक कहा है कि कंसिस्टेंसी बनाए रखें और ग्रेजुअली चीज़ों को बढ़ाएं। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर दिनेश जी, प्रिंस जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने बताया कि ईसीपी थेरेपी क्या है। डॉक्टर दिनेश पटेल जी ने बताया कि ब्रेन ट्यूमर और ब्रेन हेमरेज से कैसे बचाव कर सकते हैं। ये दिल और दिमाग दोनों का कनेक्शन था, इसलिए हमने बात की वर्ल्ड हार्ट डे पर, दिल की भी बात की, नई थेरेपी की भी बात की और दिमाग की भी बात की।